गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम बायोलॉजी और इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे जीव जंतु जो सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड स्ट्रेन। तो देखिए यहाँ पर हम पहले बात करेंगे स्पीशीज की। तो देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी सबसे छोटा या लास्ट का जो भी पार्ट होता है वो स्पीशीज होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स बहुत तरह के होते हैं, जिसमें हम लेते हैं कि कशेरुकी और नॉन कशेरुकी। कशेरुकी मतलब रीढ़ की हड्डी वाले और बिना रीढ़ की हड्डी वाले। रीढ़ की हड्डी वाले कितने हैं? अलग अलग तरीके के हैं। उनमें उड़ने वाले कितने हैं, नहीं उड़ने वाले कितने हैं। उनमें से पानी में रहने वाले कितने हैं और ज़मीन पर रहने वाले कितने हैं। उनके खाने के आधार पर, उनके हर चीज़ के आधार पर हम जब उनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो लास्ट में हम जो एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि इस तरह से कोई बैक्टीरिया है, जैसे साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया तो एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? स्पीशीज है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, मैमल्स का एग्जाम्पल ले तो उसके अंदर जो कुत्ता है, डॉग है, वो एक स्पीशीज होगी, है ना। इसी तरीके से कोरोना वायरस, सभी वायरस किंगडम का या वायरस जो एक तरह से ग्रुप है उसका ये एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो ये क्या एक स्पीशीज है, ये एक प्रजाति है। मतलब एक जगत के अंदर बहुत सारी जातियां, जातियों के अंदर बहुत सारी प्रजातियां। ठीक है, और हर एक प्रजाति में एक स्पेशल जीव का नाम होता है, वो होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर होमो सैपियंस एक मनुष्य का नाम है। कौन से मनुष्य का? जो दिमाग वाला है। अगर हम सैपियंस की बात करें, ठीक है, सैपियंस के अंदर बहुत सारे जीव आते हैं। जैसे मनुष्य है, उसके अलावा बंदर है। बंदर भी कई तरह के, जैसे ऑर्गेंटन है, चिंपैंजी है, मकाका रीसस है ना, और गोरिल्ला है। ये सारे सारे सैपियंस हैं। मतलब इनका बॉडी स्ट्रक्चर अंदर से एक जैसा है, इनका फिनोटाइप एक जैसा है। जीनोटाइप में डिफरेंस है। जीनोटाइप में सभी डिफरेंस मिलेगा। जीनोटाइप में आप देखोगे तो एक माँ से जन्म लेने वाले दो बच्चों के बीच में भी उनके फिनोटाइप में तो हो सकता है सेम हो, लेकिन जीनोटाइप में अंतर आएगा, है ना। 100% कॉपी जीनोटाइप कभी नहीं होता, फिनोटाइप कॉपी हो सकता है। तो यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को देखा जाता है। तो जो प्रजाति है उसको स्पीशीज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक जीव की बहुत सारी, मतलब एक जगत में बहुत सारी जाति होती है और हर एक जाति के अंदर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। अब बात करेंगे हम स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर स्ट्रेन मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास में कोरोना वायरस का, जिसके बहुत सारे स्ट्रेन हैं। जैसे अभी इंडिया में चल रहा है डेल्टा, अल्फा, जो वेरिएंट है ये स्ट्रेन ही है ना। उसके अलावा चाइनीज वायरस, इसको चाइनीज वायरस बोला जाता है। चाइनीज वायरस के अलावा यहाँ पर इंडियन स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन और इस तरह से अफ्रीकन स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेन है ये क्या है? जो मेन कोरोना वायरस है, मान लीजिए ये कोरोना वायरस है इस तरह का, है ना। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ऐसे मत समझें मैं आपको कोरोना वायरस पढ़ा रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये मान लीजिए इस तरह से आपको ये दिखेगी, है ना। ये कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस क्या करता है? अपनी जैसी कॉपी जनरेट करता है, तभी तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या करता है? यहाँ पर ये हो गया इसका मेन बॉडी स्ट्रक्चर, ये इसके स्पाइक्स हो गए, है ना। स्पाइक्स के ऊपर यहाँ पर ये स्पाइक प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करती है? ग्रोथ करती है, मतलब अपने आप को बढ़ाती है। बढ़कर धीरे धीरे इसकी साइज ऐसे हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, धीरे धीरे बड़ी होती होती धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। जब इसकी साइज इतनी बड़ी हो जाए कि ये इसके साथ में इस चीज से जुड़ा नहीं रहेगा तो ये यहाँ से टूटकर अलग हो जाता है ना। और
अलग हो गया ये, तो ये अपने अपने खुद के स्पाइक्स खुद से जनरेट करने लगता है। अब जैसे इसके स्पाइक जनरेट हो गए, ये खुद सेपरेटेड कोरोना वायरस बन जाएगा, और इस तरह से ये भी सेपरेट, ये भी सारे सेपरेट हो जाएंगे, और ये बचा हुआ भाग वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा, क्योंकि इसकी लाइफ वैसे ही बहुत कम होती है। वैसे ही ये लगभग 3 या 4 दिन के अंदर अपने आप ही मर जाता है। तो 3-4 दिन के अंदर ये मरेगा, उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे कोरोना वायरस जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जनरेट हुई, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी शरीर के अंग में से इनको तोड़कर नया बनाया है, मतलब इसकी कॉपी हुई है। अब जब कॉपी होते टाइम पे किसी भी वजह से कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो या किसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से इसकी कॉपी ये बन रही है, तो ये कॉपी 100% न होकर किसी ऑर्गन में कोई डिफरेंस आ जाए। मान लीजिए इसका अंदर जो प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन की वजह से ये बहुत सारे काम कर पाते हैं। मान लीजिए एक ऐसा प्रोटीन है जो इसके संक्रमण की रफ्तार को बढ़ाता है या घटाता है, या कोई और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि यहाँ पर इसकी लाइफ को बढ़ाता है या घटाता है, या इनके स्पाइक से इनकी लेंथ को बढ़ाता है या घटाता है। मतलब किसी चीज़ में कोई परिवर्तन इसके अलावा इसमें हो गया, इसकी कॉपी होते टाइम पे। मान लो 100% ऐसी ऐसी कॉपी नहीं हो पाई। आप कभी कभी आप प्रिंटर पे जब कॉपी करते हो ना, तो क्या होता है, एक पेज दूसरे के पेज के ऊपर थोड़ा सा मुड़ के आ जाता है, तो जिसकी वजह से अगर ऐसे 0 है, एक ऊपर 0 था, यहाँ पर पेज मुड़ गया, तो ये इस तरह से बन जाता है। तो जो 0 थे वो 8 बन गया, है ना। तो ये दिखने में तो अलग है इनसे, लेकिन है ही इसी इन्हीं का भाग। तो होने को तो ये भी कोरोना वायरस ही है, लेकिन इससे और इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया। उस थोड़े से अंतर की वजह से इनका जो मेन कंटेंट है, मतलब मेन इनकी जो प्रॉपर्टीज है, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। अब वो अंतर किसी भी तरीके का हो सकता है कि इसके संक्रमण की दर इसकी तुलना में इसकी कम हो या ज़्यादा हो, है ना, या फिर हो सकता है कि इसकी तुलना में ये ज़्यादा खतरनाक हो, या फिर हो सकता है इसकी तुलना में ये कम खतरनाक हो। तो ये परिवर्तन हो सकता है, और ऐसा होता है वायरसेज में या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये जो स्ट्रेन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा होती है। जो एड्स का जो वायरस है, जिसका हम बोलते हैं एक तरह से इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाला जो वायरस होता है, उसके स्ट्रेन बनाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। वो इसकी तुलना में कई गुना, लगभग 125 गुना ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर अपना स्ट्रेन जनरेट करता है। कोरोना वायरस उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा कमज़ोर वायरस है ना। तो यहाँ पर ये जो कॉपी करते टाइम पे कोई मिस्टेक हो जाए, उसकी वजह से नए स्ट्रेन तैयार होते हैं। अब तक कोरोना वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 10 से 12 स्ट्रेन तो हमको पता लग गए, और ऐसे हज़ारों स्ट्रेन होंगे जो हमको पता नहीं है ना। परिवर्तन होते रहते हैं, ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही मौसम परिवर्तन हुआ, तो कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो अपने आप को नए तरीके से जनरेट कर लेते हैं। पहले क्या था, मछलियाँ पानी से बाहर आती ही मर जाती थी, लेकिन आजकल 1-1 घंटे तक नहीं मरती हैं, ऐसी मछलियाँ हो गई। और कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही तरह के भोजन पर डिपेंड रहते थे, आजकल वो सब कुछ खाने लग गए। जैसे अपने घरों की जो हाउस बर्ड है, छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, ये पहले सिर्फ अनाज खाती थी, आजकल एक कीड़े मकोड़े भी खाती हैं, है ना। और कुछ जीव ऐसे हैं जो उससे पहले मांसाहारी थे, आजकल वो शाकाहारी भी है। जैसे आजकल शेर घास भी खाता है, ये आप सुन के अजीब लगेगा, लेकिन शेर आजकल घास भी खाता है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात तो इनको मीट की सप्लाई 100% होना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आजकल का जो वातावरण है ये इतना गर्मी वाला है, जिसकी वजह से जो मीट है उसमें पहले से गर्मी, वातावरण में गर्मी, चारों तरफ से गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पर जो शेर है वो इसलिए खाता है कि अपने शरीर को थोड़ा ठंडा रख पाए अंदर से, और दूसरे शरीर की क्लीनिंग के लिए भी जो नेचुरल हर्ब्स हैं वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब स्ट्रेन बनाते हैं, तो ये स्ट्रेन ऑटोमेटिक बनते हैं उनके जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से। कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने आप हो जाता है ना। ये परिवर्तन का मैंने आपको कारण बताया, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर केमिकल इन्वायरमेंट हो गया। उसके अलावा जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रेन बनते टाइम पर कुछ प्रोटीन का हिस्सा पूरी तरह से कॉपी नहीं हो पाया, या डबल कॉपी हो गया हो, है ना, या फिर एक प्रोटीन का या फिर एक आरएनए का हिस्सा टूट कर दूसरे आरएनए पे जुड़ते टाइम पे वो गलत जगह जुड़ गया हो। इसकी वजह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं स्ट्रेन बनने के, ठीक है। अभी आपने मीडिया में देखा होगा कि शुरू में जो कोरोना वायरस था
वो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा था, है ना। लेकिन अब आप देखोगे तो आपको कोरोना वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन दिखेंगे। इसमें आपको रेड कलर भी दिखेगा, मिट्टी के जैसे कलर का भी दिखेगा, इसमें आपको ब्लैक रेड भी दिखेगा, आपको ग्रीन रेड भी दिखेगा। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये स्ट्रेन बनने की वजह से हुआ। तो आप समझ गए होंगे स्पीसीज और स्ट्रेन क्या है। हाँ, स्पीसीज का मैं आपको एग्जाम्पल देना भूल गया था, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी स्पीसीज है, जैसे मच्छर है ना। एक तरह से इसको हम माइक्रो तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसको ऑर्गेनिज्म जरूर बोल सकते हैं, लेकिन है बहुत छोटा। मच्छर बहुत तरह के होते हैं, तो इसमें जैसे एनोफ्लीज, है ना, एनोफ्लीज ये क्या है? मच्छर है ना। उसके अलावा डेंगू का मच्छर अलग है, चिकनगुनिया का अलग है, मलेरिया का अलग है, और वायरल बुखार के लिए अलग है, घास का रस चूसने वाले मच्छर अलग है। तो ये सब क्या है इनके? ये सारी स्पीसीज हैं, है ना। तो ये, और दूसरा एग्जांपल बताऊं आपको वायरसेस के, तो बहुत सारे वायरस हैं, जैसे रेबडो वायरस है ना, और रेबीज का जो वायरस है, उसके अलावा फ्लू का जो वायरस है। फ्लू के बहुत सारे वायरस होते हैं, आपको हजारों की संख्या में फ्लू वायरस मिलेंगे, जिसमें एक कोरोना वायरस भी फ्लू का एक वायरस है। जो फ्लू का जो वायरस होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, मतलब श्वसन तंत्र को अफेक्ट करता है। उसके अलावा बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे स्पेशल बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्पीसीज के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी, देखिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो मतलब बहुत माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶ मीटर। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव इतना छोटा है कि वो मीटर के 10⁻⁻10, मतलब अगर हम 10 जीरो लगाएंगे तो कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख गुना छोटा हो 1 मीटर का। इतना छोटा जीव हमारी खुली आंखों से नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली है, नहीं दिखेगा। उसको देखने के लिए हमको कोई टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी। अब वो जो विकसित टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, उसी सिस्टम का या फिर उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप बहुत तरह के होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस लेवल का या कितने छोटे एनिमल को या कितने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, उसके आधार पर इनके नामकरण अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर मिलीमीटर, मिलीमीटर क्या होता है? 10⁻³ मीटर। अगर इस रेंज में देख रहे हैं तो उसको हम मिलीमीटर माइक्रोस्कोप बोलते हैं, है ना, माइक्रोस्कोप। तो जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो यहाँ पर वो पूछता है कि आपको माइक्रोस्कोपी चाहिए, लेकिन किस रेंज की चाहिए? तो हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपी, अगर उसको हम मिलीमीटर में देखना चाहते हैं। अगर हम उसको 10⁻⁶ में देखना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं माइक्रोन माइक्रोस्कोपी, MICRON, माइक्रोन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अगर हम इसको 10⁻⁻6 में देखना चाहें तो ये होगा नैनो माइक्रोस्कोपी, नैनो माइक्रोस्कोपी। अगर इसको हम 10⁻10 मीटर में देखना चाहें तो इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम माइक्रोस्कोपी। अब ये एंगस्ट्रॉम है, इससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो देखेंगे नहीं, इससे हम देखेंगे जो वेव होती है उनकी तरंगदैर्घ्य, है ना। तो जनरली जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इस रेंज में ही पाए जाते हैं माइक्रोन माइक्रोस्कोपी में, बस इससे ज़्यादा छोटे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा छोटे बात करते हैं तो यहाँ पर DNA और RNA की बात होती है यहाँ पर। हाँ, तो उनके रेंज के आधार पर यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपी है वो अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो रेंज के आधार पर हो गए। अब देखिए ये जो माइक्रोस्कोपी है इनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपी दो तरह की होती है, दो तरह की जनरली। ये तो वैसे तो इसके कई टाइप होते हैं, लेकिन ये जनरली यहाँ पर दो तरह की होती है। एक लाइट माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी है ना, MS माइक्रोस्कोपी,
लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जैसे मान लीजिए हमको वायरस देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइट गिराएंगे। इसमें भी बताता हूँ आपको। देखिए ये माइक्रोस्कोप इस तरह से होता है, यहाँ से ये आई पीस होता है, यहाँ पर हम आँख लगा कर देखते हैं, और ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर बहुत सारे लेंस लगे होते हैं, और ये लेंस, इसमें भी लेंस लगे होते हैं, है ना। और यहाँ पर इन हिस्सों में लाइट लगाई जाती है यहाँ पर, और ये कुछ इस तरह से जुड़ा होता है। ऐसा भाग होता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारी आई पीस होती है, यहाँ पर लेंस लगे होते हैं। ये लेंस संख्या में 1 2 3 4 5 10 20 कितने भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि इसकी रेंज क्या है। जितनी ज़्यादा लेंस होंगे उसकी रेंज उतनी ज़्यादा होगी, है ना। यहाँ पर लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो लाइट है वो प्रोड्यूस की जाती है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से, जिससे क्या होता है, ये हम यहाँ से जब देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल साफ साफ दिखता है, क्लियर, है ना। तो ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, और दूसरा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह का हो जो हमारे जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उससे मिलता जुलता कलर हो उसका। जैसे मिट्टी के जैसे कलर का अगर कोई वायरस है तो उसको सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइट डालकर इसका यहाँ पर देखते हैं। और दूसरा क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो काफ़ी दूर हो और वहाँ से उसको देखना होता है, तब भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो लाइट वेव होती है उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइट को हम समझे हुए। और दूसरा डार्क माइक्रोस्कोपी। डार्क माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, यहाँ पर लाइट नहीं लगाई जाती, बस ये सीधा सीधा होता है। तो इनको सिर्फ दिन के उजाले में यूज किया जा सकता है, नाइट को हम इसको यूज नहीं कर सकते। और अगर हम बाहर इसको दिन रात में यूज करेंगे तो बाहर से हमको लाइट इसके ऊपर लैंप रखने पड़ेंगे, है ना। तो क्या होता है कि जो लाइट माइक्रोस्कोपी है उसमें यहाँ से लाइट गिरती है, उसके अलावा भी यहाँ पर लैंप तो रखने ही पड़ते हैं। और जो डार्क माइक्रोस्कोपी है उसमें यहाँ पर लाइट नहीं होती। तो ये कैसे पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, आजकल जो भी नई माइक्रोस्कोपी आ रही है वो सारी सारी डार्क लाइट माइक्रोस्कोपी ही होती है, ठीक है। इनकी रेंज तो आपको पता लग ही गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके कंपाउंड्स के बारे में, कि ये जो माइक्रोस्कोपी है इसके कंपाउंड की मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो माइक्रोस्कोपी है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर आई पीस मैंने आपको बताया कि अभी मैंने मिटा दिया, ध्यान दिया। यहाँ पर जो हम आँख रखते हैं देखने के लिए, जो लेंस वाला भाग होता है वो होता है आई पीस। उसके अलावा यहाँ पर लाइट सोर्स, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया लाइट सोर्स लगे होते हैं, यहाँ पर ये लाइट सोर्स होते हैं, है ना। ये लाइट सोर्स है, ये यहाँ पर आई पीस है। उसके अलावा यहाँ पर होता है मैकेनिकल स्टेज यहाँ पर लगा होता है, जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पर, जिसको देखना है ना, ये मैकेनिकल स्टेज होता है। इसके अलावा यहाँ पर है एडजस्टमेंट नोब यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर, ठीक है। ये एडजस्टमेंट नोब क्या करता है, इसको ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे सरकाने का काम करता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम आगे पीछे करके ठीक तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये लेंसेज है इनको तो हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो हमारी जो प्रॉपर आई साइट है उस पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे पीछे ऊपर नीचे या 3D में कहेंगे इसको रोटेट करते हैं, सरकाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक मैकेनिकल स्टेज की जरूरत पड़ती है, और मैकेनिकल स्टेज के ऊपर इस मैकेनिकल स्टेज को इस नोब के द्वारा आगे पीछे सरकाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर होते हैं, हाँ ये दो तरह के होते हैं मैकेनिकल, ये एडजस्टमेंट नोब दो तरह के होते हैं, एक कोरस और एक फाइन। कोरस थोड़ा सा ऊपर लगा होता है जो इसको बड़ी तेजी से आगे पीछे मूव करवा सकता है, और फाइन होता है जो हम काफ़ी तेज घुमाने के बाद भी वो धीरे धीरे सरकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा थोड़ा सरकाना चाहें तब जो फाइन वाला काम में आता है, बाकी कोरस को यूज़ करते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पर जो लेंस लगे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, वो ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। तो ये आपको सिंपल माइक्रोस्कोपी के बारे में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर जब आप कॉलेज आओगे तो इसका माइक्रोस्कोपी मैं आपको अपने कॉलेज में दिखाऊंगा, यहाँ पे रखा हुआ भी है, और कैसे काम लेते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।